नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद सुनील में मैं आपका स्वागत करता हूँ। हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए तथा बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, पिछली क्लास में मैं आपको पढ़ा था 1905 से लेकर 1917 की पूरी घटनाएं के बारे में एक एयर वाइज पूरा डिस्कस किए थे। फिर आज मैं आपको आधुनिक भारत 1919 से लेकर 1947 तक के बारे में घटनाओं का चर्चा करेंगे कि 1919 से लेकर 1947 के बारे में से पूरी घटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, आप इसका अच्छे से नोट्स बनाइए जिसको आपको तैयारी करने में आसानी हो, और एक दो बार वीडियो देखेंगे जिससे आपको आसानी से रट जाएगा। एक दो बार वीडियो रिवाइज करेंगे, एक बार दो बार देखेंगे, जिससे पूरी कहानी आपके एग्जाम में अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। दोस्तों, फिर हम देखते हैं 1919 में 3 घटनाएं घटी थी। कौन कौन सी? पहला रॉलेट एक्ट, दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड और तीसरा खिलाफत आंदोलन। तो इन तीनों घटनाओं के बारे में हम सीरियल वाइज देखते हैं। पहला रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट ये क्या है, इसके बारे में देखते हैं। रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। 19 मार्च 1919 को भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से निर्मित कानून था। जो राष्ट्रीय आंदोलन हो रहे थे, राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से एक कानून बनाया गया था, उसे क्या बोलते हैं? रॉलेट एक्ट, जिसे हम काला कानून के नाम से भी जानते हैं। फिर ये देखते हैं, यह कानून सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली सैंडिस समिति की सिफारिश के आधार पर बनाया गया था। ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार प्राप्त हो गया था कि यह किसी भी भारतीय पर अदालत में बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में बंद कर देते थे। जो रॉलेट एक्ट था, इसमें क्या था कि इसमें राष्ट्रीय आंदोलन को दबाना था तथा इसमें जो ब्रिटिश सरकार में इसमें यह अधिकार प्राप्त हो गया था कि किसी भी व्यक्ति को बिना अदालत में ले गए बिना उस पर मुकदमा चलाया जाएगा, उसे जेल में बंद कर देते थे। बिना मुकदमा चलाए उसे क्या है, जेल में बंद कर देते थे। फिर आगे देखते हैं, इसे काला कानून भी कहा जाता है। इसे काला कानून भी कहा जाता है था। इसे क्या बोलते हैं? बिना वकील, बिना दलील, बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील का कानून भी कहा जाता है। इसे काला कानून भी कहा जाता है तथा इसे बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील के कानून भी कहा जाता है। तो दोस्तों, हम रॉलेट एक्ट के बारे में पढ़ चुके हैं। फिर आगे देखते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में देखते हैं। दूसरा हमारा क्या? जलियांवाला बाग नरसंहार। इसका नाम चेंज, जलियांवाला बाग हत्याकांड का नाम चेंज होकर क्या हुआ? जलियांवाला बाग नरसंहार हो गया। तो देखते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 को प्रोफेसर जो सत्यपाल एवं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार के विरोध में जुलूस था। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है, इसमें 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ? इसमें प्रोफेसर सत्यपाल को और तथा डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार करने के विरोध में एक जुलूस निकालना था, जो जनरल डायर के आदेश पर अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इसमें कितने लोग की मृत्यु हुई? 349 की मृत्यु हुई रिपोर्ट में। इसका जो 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 सरकारी गवाह बना था, कौन था?
हंसराज सरकारी गवाह बना था। जो हंसराज थे वो गए थे, क्या हुआ, वो जनरल डायर को इस घटनाओं के बारे में, इस जुलूस के बारे में बता दिए थे, जिससे जनरल डायर ने वहां जाकर गोलियों की बौछार से जितने जुलूस में थे उन लोगों की मृत्यु हो गई। उसमें मृत्यु हुई थी 349 लोगों की मृत्यु हुई थी। ये बहुत बड़ी घटनाएं हुई थी उस समय की। तथा इसके जो आयोग जो बनाया गया था, आयोग था, उस आयोग का नाम क्या था, हंटर कमेटी। जो सरकारी जो आयोग बनाया गया था सरकार के द्वारा उस समय के, तो उस आयोग का नाम था हंटर कमेटी, जो अक्टूबर 1919 को बना था। अगला देखते हैं, जनरल डायर को उधम सिंह ने ब्रिटेन में हत्या कर दी थी। आगे हम पढ़ाएंगे कि जनरल डायर की हत्या उधम सिंह ने कब की थी। फिर अगला देखते हैं वायसराय। उस समय के वायसराय कौन थे, उस समय के वायसराय जो थे वो कौन थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 तक ये क्या थे, वायसराय थे। फिर अगला देखते हैं दोस्तों, खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, तीसरा पॉइंट मेरा है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य तुर्की खलीफा के पद को पुनः स्थापित करना तथा वहां धार्मिक क्षेत्र से प्रतिबंधों को हटाना था। जो खिलाफत आंदोलन क्या था, ये जो तुर्की के खलीफा थे उनके पद को हटाना था, मतलब पुनः स्थापित करना था। अंग्रेज उनके पद को हटा रहे थे तो इन्हें पुनः स्थापित करना था तथा वहां धार्मिक क्षेत्रों से प्रतिबंधों को हटाना था। नेतृत्व कौन कर रहा था, अली बंधु। अली बंधु में कौन कौन है, मोहम्मद, मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली। अली बंधु, मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली। फिर अगला देखते हैं, ये 1919 की 3 घटनाएं हो गई। फिर अगला देखते हैं इसके 1919 के बाद 1920 की घटनाएं हुई। देखते हैं दोस्तों 1920 में क्या हुआ। 1920 1 अगस्त 1920 को यह आंदोलन औपचारिक रूप से 1 अगस्त को गांधी जी द्वारा शुरू किया गया। उन्होंने रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन की श्रृंखला के रूप में सरकार के साथ असहयोग शुरू करने की योजना की घोषणा कर दी। जो ये तीनों रॉलेट एक्ट थे तथा जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन की श्रृंखला के रूप में सरकार के साथ असहयोग शुरू करने की योजना की घोषणा कर दी महात्मा गांधी ने। इसे हम क्या बोलते हैं। फिर आगे देखते हैं दोस्तों 1920 के बाद क्या हुआ, 1922। 1922 में कौन सी घटना घटी, चोरा चोरी, चोरी चोरा का घटना हुआ। वो कहाँ हुआ था, गोरखपुर में हुआ था। इसके बारे में, चोरी चोरा की घटना 4 फरवरी 1922 को हुई थी। यह एक हिंसक घटना हुई जिसमें किसानों की एक बड़ी भीड़ ने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिस कर्मियों की मौत हो गई थी। चोरी चोरा की घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन 1920 से 22 को बंद कर दिया। जो 1920 की घटना जो शुरू हुई थी, 1920 में क्या हुआ था, जो रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड तथा खिलाफत आंदोलन के उपलक्ष्य में असहयोग आंदोलन को शुरू किया गया था। फिर इसके बाद असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। फिर इसके बाद में क्या हुआ, 1922 में इसे हिंसा का रूप ले लिया। जो किसानों की एक बड़ी भीड़ ने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दिया था, जिससे 22 पुलिस कर्मियों की मौत हो गई थी, जिससे गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को 1920 से लेकर 1922 को बंद कर दिया था। फिर 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन गांधी जी वापस लिए। 12 फरवरी जिससे आपके एग्जाम में पूछेगा
कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब वापस लिया, तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस लिया। फिर दोस्तों फिर आगे देखते हैं 1922 होगा, फिर 1923, मतलब आपके एक सीरियल वाइज से सन दिए हैं, उसी सन के अनुसार आपको सन तो याद ही रहेगा, जैसे 1920 में क्या हुआ, 1900, फिर 1920 में क्या हुआ, 1921 में, मतलब सीरियल वाइज से, फिर 22 में क्या हुआ, 23 में क्या हुआ, एक सीरियल वाइज से जो गैप है उसमें क्या है, इसको छोड़ देना किस सन में गैप है, तो उसको अच्छे से एक सीरियल वाइज से तैयार कर लिए, जिससे आसानी से आपके एग्जाम में अच्छे से मतलब क्वेश्चन पुटअप हो और अच्छे आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन फंसे एग्जाम में। तो फिर दोस्तों देखते हैं अब क्या 1920 होगा, फिर आगे देखते हैं 1923। 1923 में क्या हुआ, स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ, 1923 में। किसने किया था, चित्तरंजन दास, नरसिंह, चिंतामन कलेकर और मोतीलाल नेहरू मिलकर किए थे। इसके अध्यक्ष कौन थे, चित्तरंजन दास थे तथा इसके सचिव थे मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी की गठन कब हुआ, 1923 में। इसके जो अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास थे तथा इसके सचिव मोतीलाल नेहरू थे। फिर अगला 1923 के बाद 1924 में कौन सी घटनाएं घटी, देखते हैं दोस्तों 1924 की घटनाएं। गांधी जी कांग्रेस अधिवेशन बेलगांव, जो 1924 की घटना है उसमें क्या है, गांधी जी ने कांग्रेस अधिवेशन किए थे, कहाँ किए थे, बेलगांव का अधिवेशन हुआ था। फिर अगला देखते हैं दोस्तों हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे, संस्थापक थे सचिंद्र नाथ सत्यपाल। क्रांतिकारी आंदोलन को पुनः जागृत किया। जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन है 1924 में इसकी स्थापना सचिंद्र नाथ सत्यपाल ने किया था तथा इसका उद्देश्य क्या था, क्रांतिकारी आंदोलन को पुनः जागृत किया था। अगला देखते हैं 1924 के बाद 1925 की घटनाओं के बारे में देखते हैं। 1925 में क्या हुआ, काकोरी कांड, 9 अगस्त 1925। 9 अगस्त 1925 काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य ने ब्रिटिश राज के खिलाफ युद्ध में हथियार खरीदने के लिए एक ट्रेन से ब्रिटिश सरकार को खजाने को लूटने की थी। या कहाँ से हुई थी, जो मतलब एक ट्रेन लूटी गई थी, काकोरी कांड जो हुआ था 1925 में, 9 अगस्त 1925 को। ये कहाँ हुआ था, सहारनपुर और लखनऊ के लाइन पर, मतलब सहारनपुर और लखनऊ के लाइन पर क्या है, काकोरी में रेलगाड़ी को लूटा गया था। काकोरी नामक स्थान पे एक रेलगाड़ी को लूटा गया था, जिसमें 4 लोगों को फांसी हुई थी। कौन थे, राम प्रसाद बिस्मिल्ला, अशफाक अब्दुल्ला और रोशनलाल और राजेंद्र लहड़ी। इन चारों को फांसी हुई थी, राम प्रसाद बिस्मिल्ला, अशफाकुल्ला खां तथा रोशनलाल और राजेंद्र लहड़ी। फिर अगला 1925 के बाद 1926 में क्या हुआ, 1926 में भगत सिंह ने क्या, मार्च 1926 में नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। यह आपके एसएससी जीडी में क्वेश्चन आ गया है कि भारत में मतलब क्या है, भगत सिंह ने नौजवान नौजवान भारत सभा की स्थापना कब किए थे, तो 1926 में किसने किया था, भगत सिंह ने किया था। ये अगला पॉइंट देखते हैं 1927 की। 1927 की घटना देखते हैं। 1927 में क्या हुआ दोस्तों, आधुनिक भारत से हमारे वीडियो से आपको लगभग 7 से 8 क्वेश्चन फंस सकते हैं। जिस तरह मैं आपको मतलब पढ़ाया हूँ, यहाँ से 6 से 7 क्वेश्चन आपके यूपी कांस्टेबल एग्जाम में फंस सकते हैं। तो इसको अच्छे से मतलब हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आधुनिक भारत से
जितना वीडियो में आपको पढ़ाया हूँ, इससे 6 से 7 क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आधुनिक भारत से फंस सकते हैं। इसको अच्छे से प्रिपरेशन करिए, 2-3 बार वीडियो देखिए, जिससे आपका अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए। तो दोस्तों 1927 से देखते हैं। 1927 में मद्रास में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसमें सर्वसम्मति से साइमन कमीशन के बहिष्कार का फैसला लिया गया, जिससे गांधी नेहरू सभी ने इसका विरोध करने का निर्णय लिया। मुस्लिम लीग ने भी साइमन कमीशन के बहिष्कार का फैसला किया। 1927 में क्या हुआ, मद्रास में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसमें इस सर्वसम्मति से क्या हुआ, इसका साइमन कमीशन का बहिष्कार हुआ। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ, 8 नवंबर 1927 को हुआ। ये भारत कब आया, 3 फरवरी 1928 को। 7 सदस्यों का एक समूह था, इसका भारत में आगमन हुआ 3 फरवरी 1928 को। इसका उद्देश्य क्या था, संवैधानिक सुधार पर एक व्यापक अध्ययन करना, ताकि तत्काल शासक करने वाली सरकार को सिफारिश दिया जा सके। फिर आगे देखते हैं दोस्तों। 3 फरवरी को बम्बई पहुंचा, इसे काला झंडा दिखाए गए थे और इसे साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए। जो 3 फरवरी को बम्बई, मतलब साइमन कमीशन 3 फरवरी को मुंबई पहुंचा तथा इसे काले झंडे दिखाए गए और साइमन वापस जाओ के नारे इसमें लगाए गए। फिर अगला देखते हैं। साइमन कमीशन के विरोध में लाहौर में 30 अक्टूबर 1928 को एक बड़ी घटना घटी, जब लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे तो युवाओं को बेरहमी से पीटा गया, जिसमें हुए लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय बुरी तरह से घायल हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। जो 1928 में क्या हुआ, साइमन कमीशन के गो बैक के नारे लग रहे थे इसमें, जिसमें पुलिसकर्मियों ने लाठीचार्ज किया और लाला लाजपत राय को बुरी तरह से घायल हो गए था, उनकी मृत्यु हो गई थी। अगला देखते हैं दोस्तों। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, HSRA का शॉर्ट नाम है HSRA। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1928 में। इसके संस्थापक कौन थे, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह। जैसे आपको पूछेगा एग्जाम में कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, तो 1928 में चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने की थी। सैंडर्स की हत्या, दिसंबर 1928 में HSRA द्वारा पहली क्रांतिकारी घटना, लाहौर के पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की हत्या भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर ने की थी। जो सैंडर्स की हत्या किसने की थी, भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर ने की थी। तथा अगला देखते हैं दोस्तों। 1929 की घटना, 1929 में क्या हुआ था, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड। 1929 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड हुआ था। कब हुआ था, 8 अप्रैल 1929 को। भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त द्वारा दिल्ली को केंद्रीय असेंबली में बम फेंका गया। जो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा दिल्ली में क्या हुआ, केंद्रीय असेंबली में बम फेंका गया। फिर लाहौर षड्यंत्र मुकदमा 1929, जतिन दास भूख हड़ताल के काल में मृत्यु हो गई थी, 64 दिन मतलब इसमें भूख हड़ताल किया था। कौन थे, जतिन दास। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई थी। 23 मार्च आपको एग्जाम में पूछता है कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई थी, 23 मार्च 1931 को। फिर आगे देखते हैं। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद में में अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु हो गई थी। जब चंद्रशेखर आजाद ने 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क में खुद को गोली मार ली थी। फिर अगला देखते हैं दोस्तों। इसके बाद
HSRA के HSRA ने यशपाल को नेता चुना। अगला देखते हैं नेहरू रिपोर्ट 1928 में। यह रिपोर्ट का उद्देश्य ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के भीतर भारत को डोमिसाइल का दर्जा देने का मुख्य उद्देश्य था। जो नेहरू रिपोर्ट है 1928 में, ये रिपोर्ट का क्या उद्देश्य था कि ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के भीतर भारत को डोमिनियन का दर्जा देने का मुख्य उद्देश्य था। आगे देखते हैं दोस्तों 1928 में मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष और 8 अन्य कांग्रेस नेताओं ने भारत के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया। 1928 में मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष एवं अन्य 8 कांग्रेस नेताओं ने भारत के लिए एक संविधान के प्रारूप तैयार किया। फिर अगला क्या है 1929 लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज की मांग। 1929 में क्या है लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज की मांग। दिसंबर 1929 जवाहरलाल नेहरू तथा 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था ये 1929 का अधिवेशन लाहौर में हुआ था, जिसमें क्या हुआ पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। दिसंबर 1929 की जो अध्यक्षता किए थे कौन किया था, जवाहरलाल नेहरू किया था तथा 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। आगे देखते हैं दोस्तों लाल कुर्ती आंदोलन उत्तर पश्चिमी प्रांत नेता कौन था, खान अब्दुल गफ्फर खान या सीमांत गांधी। यह सीमांत गांधी के आपके एग्जाम में पूछा था कि सीमांत गांधी के रूप में किसे जाना जाता है, तो आप किसे जानते हैं, खान अब्दुल गफ्फर खान को। ये लाल कुर्ती आंदोलन के नेता थे खान अब्दुल गफ्फर खान, जिसे हम सीमांत गांधी के नाम से भी जाने जाते हैं। तथा 1929 से 1930 को ये घटनाएं हुई थी। इसे विशुद्ध अहिंसक आंदोलन भी कहते हैं। फिर अगला देखते हैं 1930 की घटनाएं। 1930 में क्या हुआ, सबना अवज्ञा आंदोलन। इसका अन्य नाम क्या है, सबना अवज्ञा आंदोलन को नमक आंदोलन कहते हैं। इसमें क्या हुआ दांडी मार्च 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक साबरमती से लेकर गुजरात तक चलाया गया था। इसमें जो इसकी सहयोगियों की संख्या थी 78 सहयोगी थे तथा इसका जो कितने दूर की यात्रा थी तो इनकी दूरी थी 241 मील की दूरी यात्रा था। इसमें महिलाओं की सबसे ज़्यादा भाग ली थी, जो महिलाएं थी इसमें सबसे ज़्यादा भाग ली थी। तथा 5 मार्च 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पूर्व महात्मा गांधी एवं तत्काल वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक राजनीतिक समझौता, जिसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं, इसे दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं। जो गांधी इरविन समझौता हुआ था उसे अन्य नाम क्या जानते हैं, दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। जो कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि सबना अवज्ञा आंदोलन का समय कब से कब था, तो 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक का था। इसे नमक आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। आपके एग्जाम में पूछता है कि कितने शुरुआत में कितने सहयोगी थे, 78 थे, 78 सहयोगी थे तथा इनकी कितने दूर की यात्रा थी, 241 मील की यात्रा थी। फिर आगे दोस्तों देखते हैं गोलमेज सम्मेलन के बारे में। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। 3 गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब से कब तक, नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक। फिर दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक। फिर तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, नवंबर से लेकर दिसंबर 1932 तक हुआ। आधिकारिक तौर पर जार पंचम ने 12 नवंबर 1930 को शुरू किया था। जो आधिकारिक तौर पर जार पंचम ने कब शुरू किया था, 12 नवंबर 1930 को शुरू किया था। इसकी
अध्यक्षता ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड ने की थी तथा तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिए थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे तथा केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिया था? गांधी जी ने भाग लिया था। किसकी तरफ से भाग लिए थे? कांग्रेस की तरफ से गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। फिर अगला देखते हैं दोस्तों, 1932 की घटनाएं। 1932 में क्या हुआ? 24 सितंबर 1932 को शाम 5 बजे यरवदा जेल पूना में गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच समझौता हुआ। इसे पूना पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। 24 सितंबर 1932 को शाम 5 बजे यरवदा जेल में। जैसे पूछता है कि पूना पैक्ट किस जेल में हुआ, तो आप यरवदा जेल में पुणे में हुआ। गांधी जी और अंबेडकर के बीच में 1932 में हुआ था। इस समझौते में भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए एक पृथक निर्वाचन मंडल की मांग का परित्याग कर दिया था और उन्हें विधानमंडल के अंदर हिंदुओं के अंतर्गत ही स्थानों की सुरक्षा प्रदान की गई थी। इसमें जो दलितों की सीटें थी उसको 71 सीटों से बढ़ाकर कितने कर दिए थे? 147 सीटें कर दी गई थी। फिर आगे दोस्तों देखते हैं 1933 की घटनाएं। 1933 में क्या हुआ? महात्मा गांधी जी ने 8 मई 1933 से छुआछूत विरोधी आंदोलन की शुरुआत की थी। गांधी जी ने क्या किया था? 8 मई 1933 से छुआछूत विरोधी आंदोलन की शुरुआत की थी। अगला पॉइंट देखते हैं 1935। 1935 में क्या हुआ? 1935 में भारत सरकार अधिनियम 1935 ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया एक अधिनियम था। 1935 में क्या हुआ? भारत सरकार अधिनियम 1935 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक अधिनियम था। अगला देखते हैं दोस्तों 1938 में क्या हुआ? हरिपुरा अधिवेशन में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में की गई थी। ये बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया था कि राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की अध्यक्षता कौन किए थे? तो कौन किए थे? जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। और बहुत बच्चे ने क्या मारा था? किसके मतलब जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कौन किया था उसमें सुभाष चंद्र बोस ने किया था। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में जो राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। बच्चे इसी में कंफ्यूज हो गए थे कि भारतीय राष्ट्रीय समिति की स्थापना के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ये आपको अच्छे से बच्चों ने क्या मार दिया था? सुभाष चंद्र बोस को मार दिया था। तो फिर हम आगे देखते हैं 1939 की घटना है। 1939 के अक्टूबर में ही नेताजी ने नागपुर में साम्राज्यवाद विरोधी सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें उन्होंने कांग्रेस तथा संपूर्ण राष्ट्र को साम्राज्य विरोधी शक्ति के संगठन का तथा साम्राज्यवादियों के अस्तित्व के उन्मूलन की संकल्पना का स्मरण दिलाया। 1939 में हुआ। अगला देखते हैं। सॉरी दोस्तों, ये पीछे से लगा। फिर अगला क्या है? 1939 के बाद 1940 में 1940 में कौन सी घटनाएं घटी उसको हम देखते हैं। साल 1940 में 18 से 20 मार्च तक रामगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का महत्वपूर्ण अधिवेशन हुआ, जिसमें दामोदर नदी के किनारे जंगलों के झुरमुट में सैकड़ों पंडाल लगाए गए थे। इस ऐतिहासिक 3 दिवसीय अधिवेशन में ही अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की नींव पड़ी। 1940 में क्या जो अंग्रेजों भारत छोड़ो की नींव कब पड़ी? 1940 में इसकी पड़ी थी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन हो रही थी।
अगला देखते हैं दोस्तों, मुस्लिम लीग 1940 एक अलग देश पाकिस्तान की मांग की थी। आपके एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग ने भारत मतलब पाकिस्तान की मांग मुस्लिमों ने पहले कब की थी, तो ये कब की थी, 1940 में की थी। मुस्लिम लीग ने 1940 में एक अलग देश पाकिस्तान की मांग की। फिर अगला देखते हैं दोस्तों, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में महाराष्ट्र में दिल्ली चलो, जो विनोबा भावे इसके प्रमुख, जो व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रमुख कौन थे, विनोबा भावे। इसमें 3 लोग थे, विनोबा भावे प्रमुख थे तथा जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मदत्त। जैसे आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह में कौन कौन थे, पहला देगा विनोबा भावे, दूसरा जवाहरलाल नेहरू और तीसरा ब्रह्मदत्त। फिर चौथा देगा ऑप्शन इसमें में से सभी। तो आप इनको तीनों चारों मतलब तीनों को याद रखना है, जिससे आपके एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन पूछेगा तो आप टिक कर सकें। फिर आगे दोस्तों देखते हैं, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो उधम सिंह ने किसको मारा था, ये देखते हैं। उधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड 21 साल बाद 13 मार्च 1940 को रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की लंदन के कॉक्सटन हॉल में बैठक थी, जहां माइकल ओडायर को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जो उधम सिंह ने क्या 21 साल बाद 23 मार्च 1940 को माइकल ओडायर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अगला देखते हैं 1941 की घटना है। 1941 में क्या हुआ था, सुभाष चंद्र बोस को भारत छोड़कर जाना। इसमें क्या 1941 में फिर सुभाष चंद्र बोस की मतलब रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई थी, मतलब रहस्यमय तरीके से इनकी मृत्यु हो गई, पता नहीं चला। फिर अगला देखते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु 1941 में हो गई है। फिर अगला देखते हैं 1942 की घटनाएं। क्रिप्स मिशन, पहला पॉइंट, क्रिप्स मिशन 1942 में भारत में आया। क्रिप्स मिशन भारत में कब आया, 1942 में आया। स्टैनफोर्ड क्रिप्स ब्रिटेन में विंस्टन चर्चिल की गठबंधन सरकार में श्रमिक मंत्री थे। जो क्रिप्स मिशन जो थे, स्टैनफोर्ड क्रिप्स थे, ये क्या थे, श्रम मंत्री थे। अगला पॉइंट देखते हैं, क्रिप्स मिशन 22 मार्च से 11 अप्रैल 1942 तक भारत आया। अगला देखते हैं दोस्तों, इसका उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश युद्ध के लिए भारतीयों के सहयोग को प्राप्त करना था। जो क्रिप्स मिशन आया था उसने क्या किया था, ये प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी ने क्या था, भारतीयों को अंग्रेजी के सहयोग करने के लिए अपनी सेना को उसमें प्रथम विश्व युद्ध में भेज दिया गया था। फिर दूसरी विश्व युद्ध में सोचे थे कि भारतीय फिर हमारा सहयोग करेंगे, तो क्या किया, दूसरे विश्व युद्ध में क्रिप्स मिशन आया सर, जिसने इसके उद्देश्य थे कि भारतीय भी हमारे द्वितीय विश्व युद्ध में भी सहयोग करें। तो इसमें क्या हुआ, दूसरे विश्व युद्ध में भी क्या हुआ, इसको मना कर दिया गया, भारतीय इसमें सहयोग नहीं किए थे। अगला पॉइंट देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, अन्य नाम इसका क्या है, अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद अंग्रेजों द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया, जिसके तहत गांधी जी सहित लगभग सारे बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन में क्या हुआ, ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया, इसमें बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस में कैद रखा गया था, और अंग्रेजों की ओर से पूरी कोशिश इस आंदोलन को दबाने की हो रही थी, परंतु इस आंदोलन के दूसरे पंक्ति में नेताओं ने अलग अलग क्षेत्रों में यह आंदोलन जारी रखा। इसमें लोगों ने खूब सहयोग किया, और यह आंदोलन भारत की अंतिम सबसे बड़ी स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में से एक बना।
जो भारत छोड़ो आंदोलन है, ये क्या है, ये भारत की सबसे अंतिम सबसे बड़ी स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में से एक बना। अगला दोस्तों देखते हैं पॉइंट 1945 में शिमला सम्मेलन। 1945 में शिमला सम्मेलन हुआ। यह भारत शिमला में वायसराय लॉर्ड वेबल एवं ब्रिटिश भारत के प्रमुख राजनीतिक नेताओं के बीच एक बैठक थी। यह क्या हुआ, सम्मेलन 24 जून 1945 को शिमला में शुरू हुआ और 14 जुलाई 1945 तक चला गया। यह सम्मेलन विफल रहा। जो शिमला सम्मेलन है 1945 की क्या है, यह विफल रहा। फिर अगला पॉइंट देखते हैं 1946 कैबिनेट मिशन। 1946 कैबिनेट मिशन भारत के लिए एक संविधान के निर्माण के संबंध में भारतीयों के नेताओं के साथ समझौते पर पहुंचना। जो कैबिनेट मिशन आया था वो क्या कहता, संविधान के निर्माण के संबंध में भारतीय नेताओं के साथ समझौते पर पहुंचना। एक संविधान बनाने वाली संस्था या भारत की संविधान सभा तैयार करना। कैबिनेट मिशन क्या था कि भारतीयों को संविधान बनाने का एक सहयोग मतलब करने आया था। इसके प्रमुख भारतीय दलों के समर्थन से एक कार्यकारी परिषद की स्थापना करना। फिर अगला है कैबिनेट मिशन फरवरी 1946 में इटली सरकार द्वारा भारत भेजा गया एक उच्च स्तरीय मिशन। उस समय जब भारत में कैबिनेट मिशन भारत में भेजा गया तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, इटली थे। कौन थे, इटली के द्वारा भारत में भेजा गया एक उच्च स्तरीय मिशन था। उसके 3 सदस्य थे। कौन कौन थे उनके बारे में जानते हैं। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पुट होता है। इनमें कौन कौन से 3 सदस्य थे। सदस्य लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो भारत सचिव थे। फिर अगला सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे तथा एवी अलेक्जेंडर जो नौसेना मंत्री थे। इन दोनों के बारे में पूछता है कि कैबिनेट मिशन जो हुआ था उसमें 3 सदस्य थे तो उन तीनों सदस्यों के नाम पूछता है तथा उसके भारत सचिव जिसे पूछते कि भारत सचिव कौन थे के बारे में इस तरह पूछता। तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स थे और ये भी अलेक्जेंडर थे। जो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे वो भारत सचिव थे तथा सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष और ए वी अलेक्जेंडर जो नौसेना मंत्री थे। फिर अगला दोस्तों पॉइंट देखते हैं 1947 22 मार्च 1947 को ब्रिटिश भारत का 34वां एवं अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन भारत आया और लगभग 2 महीने का वार्ता के पश्चात लॉर्ड माउंटबेटन इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि भारत का विभाजन अनिवार्य है। जो लॉर्ड माउंटबेटन आया था 22 मार्च 1947 को, उसने मतलब हिंदू मतलब जैसे क्या गांधी जी और नेहरू से सबसे मिलकर चर्चा की। फिर मुस्लिम लीग जैसे मुस्लिम लीग के अध्यक्ष जो थे उनसे भी चर्चा की। तो मतलब इनकी चर्चा करने के बाद ये निष्कर्ष निकला कि भारत का विभाजन अनिवार्य है। लॉर्ड माउंटबेटन की योजना के अनुसार भारत और पाकिस्तान को 2 अलग-अलग देश बना दिया गया और भारत मतलब पाकिस्तान को 2 भाग में बांटा गया, एक पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिमी पाकिस्तान, जिसमें पाकिस्तान को 2 भागों में बांटा गया था। फिर बाद में उसे वर्तमान में उसका नाम बांग्लादेश के नाम से उसे 1972 में उसे स्वतंत्र कर बांग्लादेश के नाम से उसे वर्तमान में है। क्योंकि उसमें जो भारत और पाकिस्तान में बीच में रास्ता मांग रहे थे कि पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में आने जाने के लिए उन्हें रास्ता चाहिए था। तो इसे जो पूर्वी पाकिस्तान थे उसे स्वतंत्रता दिलाकर उसे बांग्लादेश के नाम से भी स्वतंत्रता दिलाई गई। दोस्तों आज के यहाँ तक। फिर अगला आपका जो है
गांधी युग के बारे में पढ़ाएंगे। फिर आपका आधुनिक भारत यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। इसको अच्छे प्रिपरेशन करिए जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो। और यहाँ से मैं कहता हूँ लगभग में 6 से 7 क्वेश्चन आपके फंसेंगे, तो इसको अच्छे से आधुनिक भारत तैयार कर लीजिए 1857 से लेकर और 1947 तक। इस वीडियो में, जैसे हमारे वीडियो में आप देखिएगा कि पॉलिटी के भी कुछ वीडियो पड़े हैं, तो उसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिए क्योंकि आपके एग्जाम में पॉलिटी भी आएगी, जिससे आपका जीएस अच्छे से तैयार हो जाए। तो आज के लिए यहीं तक दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।